भाई साहब, ये गांधी और अंबेडकर के बारे में आपसे कुछ पूछना था। वैसे यार, तुम लोगों को ना गांधी से मतलब ना अंबेडकर से वास्ता। तुम्हें क्या करना उनके बारे में जानकर? आप बात को टालो मत, ये बताओ कि गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या दुश्मनी थी? वही दुश्मनी थी जो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के बीच में थी। ये क्या बात हुई? भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में तो कोई दुश्मनी थी ही नहीं। तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में भी कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन जब किसी को बदनाम ही करना हो तो लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में भी कुछ भी फैला सकते हैं कि वो तो बिल्कुल एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान कृष्ण को तो छलिया कहा जाता था। भगवान राम की सिर्फ एक पत्नी थी, श्री कृष्ण की कई पत्नियां थी। राम ने राजपाट के लिए युद्ध नहीं किया, श्री कृष्ण ने राजपाट के लिए महाभारत करवा दिया। राम ने तो बाली को धोखे से मारा, कृष्ण ने कर्ण को धोखे से मरवाया। पता नहीं क्या क्या। जब किसी के खिलाफ कुछ फैलाना ही हो तो लोग भगवान को भी नहीं बख्शते। उनकी परिस्थितियों को, उस समय के संघर्ष, उन लोगों के लक्ष्यों को समझे बिना किसी के बारे में कुछ भी फैला दिया जाता है। अच्छा, अगर दोनों के बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं तो ये बताओ, ये गांधी की कांग्रेस ने कभी बाबा साहेब को चुनाव क्यों नहीं जीतने दिया? मेरे भाई, अंबेडकर कांग्रेसी नहीं थे, वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते थे। बताओ, क्या बीजेपी राहुल गांधी को जितवाने के लिए चुनाव लड़ती है? अपने राजनीतिक विरोधी के खिलाफ चुनाव लड़ने और उससे जीतने में क्या गलत है? लेकिन ये लोग इस बात को ऐसे पेश करते हैं मानो कांग्रेस ने कोई साजिश रची हो अंबेडकर को हराने के लिए। कांग्रेस ने अंबेडकर को चुनाव में हराया, इसमें क्या विचित्र बात है? लेकिन कांग्रेस ने अंबेडकर को चुनाव में जितवाया, ये विचित्र बात है। ये तो तुम लोगों को कोई नहीं बताता। क्या मजाक कर रहे हो? कांग्रेस ने अंबेडकर को जितवाया? कब, कैसे? वो ऐसे कि 1946 में संविधान सभा के लिए प्रोविंशियल असेंबली के चुनाव होने थे। जैसे आज राज्यसभा के चुनाव होते हैं, विधायकों के वोट से सांसद चुने जाते हैं। अंबेडकर जो लगातार दलितों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उन्हें यह पता था कि संविधान सभा में जाए बिना ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। इसलिए वो जैसे तैसे मुस्लिम लीग और अन्य लोगों का समर्थन लेकर निर्दलीय सदस्य के रूप में संविधान सभा पहुंचे। लेकिन बीच में ही उनकी सदस्यता खत्म हो गई, क्योंकि बंगाल के जिस क्षेत्र से चुनकर वो संविधान सभा पहुंचे थे, वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चली गई। अच्छा, तो फिर उन्हें संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांग्रेस का विरोधी होते हुए भी नेहरू ने अंबेडकर को अपने साथ रखने का फैसला लिया था। उन्होंने बॉम्बे से संविधान सभा के अपने मेंबर मुकुंद जयकर का इस्तीफा करवाया, खाली सीट पर अंबेडकर को चुनाव लड़वाया, जितवाया और फिर से संविधान सभा का हिस्सा बनाया। इसके बाद गांधी के कहने पर अंबेडकर को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद गांधी के कहने पर ही नेहरू कैबिनेट में अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। इतनी खतरनाक दुश्मनी थी गांधी और अंबेडकर के बीच में। कौन सी कैबिनेट? वही कैबिनेट ना जिसे अंबेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल वही कैबिनेट जिसमें रहते हुए अंबेडकर जी ने देश के मजदूरों के हक में श्रम कानून बनाए, काम के घंटों का निर्धारण किया, शोषण खत्म किया, कोयला खदानों में महिलाओं से मजदूरी करवाने पर रोक लगाई, मातृत्व अवकाश का ड्राफ्ट तैयार किया। और कमाल की बात यह कि अंबेडकर जी ने जो जो काम किए उसका श्रेय अंबेडकर जी को ही मिलता रहा। सोचो, अगर नेहरू की जगह कोई मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो क्या वो अपने किसी कट्टर विरोधी अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनने देता? क्या मोदी जैसा पीएम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अंबेडकर को अपनी सरकार में मंत्री बनाता? अगर गलती से ऐसा हो भी जाता ना, तो क्या अंबेडकर के किए कामों का क्रेडिट अंबेडकर को मिलता? अरे, जो आदमी ट्रेन में नया डब्बा तक जुड़ने का क्रेडिट अपने रेल मंत्री को नहीं लेने देता, बताओ क्या वो संविधान निर्माण और श्रम कानूनों जैसे ऐतिहासिक कामों का क्रेडिट अपने मंत्री को मिलने देता? हा, आप तो हर बात को ना ऐसे बोल रहे हो जैसे ये गांधी ने करवाया, ये नेहरू ने करवाया, ये गांधी ने किया, ये नेहरू ने किया। आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे अंबेडकर में तो कोई काबिलियत थी ही नहीं। अगर गांधी नेहरू का साथ नहीं मिलता तो अंबेडकर कुछ कर ही नहीं पाते। साथ भी उसी को मिलता है जो कुछ करना चाहता है, घर बैठे किसी को साथ नहीं मिलता। बताओ, ये साथ और समर्थन सावरकर जैसे आदमी को क्यों नहीं मिला? सब नियत, मेहनत और कर्म की बात है। अंबेडकर जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो उनकी काबिलियत और कमिटमेंट थी, उन्हें किसी ना किसी का साथ तो मिलना ही था। लेकिन ये साथ तब क्यों नहीं मिला
जब अंबेडकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे? बताओ, पूना पैक्ट को भूल गए क्या? भूल गए कैसे अनशन करके गांधी ने अंबेडकर से पूना पैक्ट करवाया था? यही तो लड़ाई थी अंबेडकर और गांधी में, यही तो विचारधारा और मतों का संघर्ष था। लेकिन इसकी जड़ को समझे बिना लोग या तो गांधी को विलेन साबित करने में लग जाते हैं या अंबेडकर को गलत ठहराने लग जाते हैं। भाई, उस टाइम आजादी की दो लड़ाई चल रही थी। सामाजिक आजादी की लड़ाई बाबा साहेब लड़ रहे थे और राजनीतिक लड़ाई गांधी लड़ रहे थे। अरे इधर उधर मत टालो, ये बताओ ना, पूना पैक्ट क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि 1930 में जब स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो अंग्रेजों ने तय किया कि भारत में होम रूल लागू किया जाएगा, यानी एक तरह की आधी आजादी दी जाएगी। राज्यों में सरकार और केंद्र की संसद के लिए चुनाव होगा। फैसला हुआ कि यह चुनाव धर्म के आधार पर होगा, यानी हिंदू अलग सांसद चुने और मुसलमान अपने अलग सांसद चुने। इसे कम्युनल अवार्ड का नाम भी दिया गया। बाबा साहेब ने अंग्रेजों से कहा कि दलितों को भी हिंदुओं से अलग, मुसलमानों की तरह अलग निर्वाचन मिलना चाहिए। इसकी एक शर्त यह थी कि दलित सांसद विधायक चुनने के लिए सिर्फ दलित ही वोट करेंगे, दूसरी जाति वाले नहीं। मतलब जैसे कि आज अगर कोई रिजर्व सीट है तो उस पर चुनाव होते तो सभी जाति धर्म के लोग वोट डालकर अपना सांसद या विधायक चुनते हैं। लेकिन कम्युनल अवार्ड में ऐसा नहीं था। उसमें कहा गया था कि दलितों को 2 वोट का अधिकार होगा। 1 वोट से रिजर्व सीट पर सांसद विधायक सिर्फ दलित वोटर्स ही चुनेंगे और दलितों की जो दूसरी वोट होगी वो सामान्य तौर पर इस्तेमाल होगी, यानी सामान्य सीट पर सांसद विधायक चुनने में भी दलितों के वोट का महत्व होगा। अंबेडकर का मानना यह था कि इस फैसले से दलितों को राजनीति में मजबूती मिलेगी। और इस पर गांधी जी का क्या कहना था? गांधी को लगता था कि अंग्रेज सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए लोगों को हिंदू, मुसलमान और दलित के नाम पर बांटना चाहते हैं। अगर यह नीति कामयाब हो गई तो आजादी का आंदोलन यही समाप्त हो जाएगा। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गांधी हिंदू धर्म को लेकर भी चिंतित थे। उन्हें यह लगता था कि इस फैसले से तो जो दलित जातियां हैं वो हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगी। और उस समय दलित का मतलब सिर्फ आज की जो एससी जातियां है ना, वो नहीं था। उस समय चंद अगड़ी जातियों को छोड़कर बहुत सारी किसान, मजदूर, कमेरी, आज की ओबीसी जातियां, वो भी एक तरह की दलित ही थी। उन्हें भी समाज में हीन भावना से देखा जाता था। गांधी को बिल्कुल यह डर था कि ये जातियां हिंदू धर्म से अलग हो गई तो धर्म भी दो फाड़ हो जाएगा और स्वतंत्रता आंदोलन भी। ये जो बीजेपी वाले गांधी को हिंदू विरोधी बोलकर बदनाम करते रहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अगर गांधी नहीं होते, पूना पैक्ट नहीं होता, तो शायद देश में हिंदू बहुत पहले अल्पसंख्यक हो चुके होते। क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में अंबेडकर के जो विचार थे वो सार्वजनिक थे। अंबेडकर हिंदू धर्म में जात पात से इतने दुखी थे कि उन्होंने सार्वजनिक ऐलान कर दिया था कि वो हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुए हैं लेकिन एक हिंदू के रूप में मरेंगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ गांधी ये मानते थे कि धर्म में अगर कुरीतियां हैं तो उनको दूर करना चाहिए, ना कि धर्म को ही त्याग देना चाहिए। मतलब इस मामले में तो गांधी सही थे। यही तो दिक्कत है, चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती मेरे दोस्त कि चंद मिनटों में इनको सही और उनको गलत ठहरा दिया। दूसरे पक्ष को भी समझो। भाई, अंबेडकर ने ऊंच नीच का दंश झेला था, गांधी ने नहीं। उस समय समाज में जो जात पात के नाम पर भेदभाव था, जो शोषण था, उसका आज तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। खुद को सवर्ण मानने वाली जातियों के लोग दलितों की छाया तक से बचकर चलते थे। बताओ, ऐसे समाज या धर्म से अंबेडकर को क्या सहानुभूति होगी? अब बताओ, गांधी सही या अंबेडकर? ये तो भाई साहब अपनी अपनी जगह दोनों सही लग रहे हैं। बिल्कुल, आज तक भी हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम किसी एक को सही और किसी को गलत साबित कर दें। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे यह साबित हो जाए कि अंबेडकर अलग वोट, अलग निर्वाचन की मांग करके सही कर रहे थे या गांधी द्वारा पेश किया गया दलित आरक्षण का फॉर्मूला सही था। एक्चुअली कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी ने अनशन शुरू कर दिया था, इसलिए आखिरकार अंबेडकर को उनकी बात माननी पड़ी। दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ। अलग निर्वाचन की बजाय दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% सीटें दलितों के लिए रिजर्व की गई। यहीं से दलित आरक्षण की शुरुआत हुई थी। लेकिन भाई साहब,
जो गांधी के आलोचक हैं वो तो कहते हैं कि गांधी तो कट्टर जातिवादी आदमी थे, वो तो वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन करते थे। बिल्कुल, लेकिन क्या गांधी ने उस वर्ण व्यवस्था को खुद माना? जवाब है नहीं। हर कदम पर, हर मौके पर गांधी ने इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। छुआछूत के खिलाफ गांधी के काम, आंदोलनों की डिटेल गूगल पर भी मिल जाएगी। लेकिन जहां तक वर्ण व्यवस्था की बात है, इसके अलावा भी गांधी के बहुत सारे ऐसे दकियानुसी विचार थे जिनके बारे में सुनकर आपको अपनी किसी बुजुर्ग दादी की याद आ जाएगी। लेकिन गांधी ने हमेशा अपनी विचारधारा में निरंतर सुधार किया। अक्सर उन्होंने अपनी जो दकियानुसी सोच थी उसका त्याग किया, दूसरे पक्ष के आने के बाद उनके विचारों का सम्मान किया, दूसरों के विचारों को अपनाया। उनमें से अंबेडकर भी एक विचार थे, छुआछूत के जिंदा रहने से बेहतर मैं हिंदू धर्म का मर जाना पसंद करूंगा। मैं सबसे गरीब सफाई कर्मी के सामने घुटनों पर झुक जाऊंगा, उसके पैरों की धूल भी ले लूंगा, क्योंकि सदियों से हम उन्हें कुचलने के भागीदार रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर अगर मुझसे नाराज हैं तो उन्हें मुझसे नाराज होने का पूरा अधिकार है। ये सब गांधी के कथन थे। अगर हम फिर भी उन्हें जातिवादी माने तो क्या ये बात सही होगी? गांधी, नेहरू, अंबेडकर विचार थे, उनमें हजारों मतभेद थे। वो एक दूसरे के साथ भी रहे, एक दूसरे से अलग भी रहे, एक दूसरे का विरोध भी किया, लेकिन वो अपने अपने तरीके से देश और समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए उनको दुश्मन साबित करने की जरूरत नहीं है। दोनों का एक साथ सम्मान भी किया जा सकता है और दोनों की एक साथ आलोचना भी की जा सकती है। किसी एक से प्यार करने के लिए किसी दूसरे से नफरत करना जरूरी नहीं है।